अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पे रिकॉर्ड करें जहाँ पे डिस्टॉर्शन ना हो, शोर ना हो और आप डायरेक्ट भेजें, मैं इंशाल्लाह डायरेक्ट प्ले कर दूंगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ, आप इंटैक्ट हैं। ग्रेजुअली ये सफ़र बढ़ता चला जा रहा है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग और मज़ीद ग्रो करेंगे। दुआओं में याद रखें अपने भाई को और इंशाल्लाह इसी तरह बेहतरी आती रहेगी। तो आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बेसिकली हमें सुफियान साहब ने भेजी है। और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और थोड़ी सी वियर्ड स्टोरी है। तो ये बताते हैं कि इनके मुताबिक ये स्टोरी बेसिकली एक इंडियन सोल्जर की है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद बिलाखिर उसका सिलेक्शन हो जाता है इंडियन आर्मी में। और जाहिर सी बात है वो बहुत खुश होता है और वो मतलब चाहता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ और कामयाब हूँ। खैर ये बताते हैं कि बहरहाल उसकी जो पोस्टिंग है वो फिर बॉर्डर पे कर दी जाती है। अब जब वो बॉर्डर पे पहुंचता है तो जाहिर सी बात है बॉर्डर में आपको पता है कि दूर दूर तक कुछ नहीं होता, सिर्फ चारों तरफ वीराना होता है, रेत होती है या दरख्त होते हैं या मतलब जो भी आपको पता है कि बॉर्डर पे आमतौर पे आबादी नहीं हुआ करती। अच्छा, अब इसके बारे में बताते हैं कि इसको जो बोस्ट किया गया था इसके सराउंडेड जो थे वो दरख्त ही दरख्त मौजूद थे और चारों तरफ दूर दूर तक ना बंदे का न किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। अब ये बताते हैं कि इसकी पोस्टिंग के 3-4 दिन बाद ही रात में इसको अक्सर महसूस होता था कि जैसे बाहर से मुख्तलिफ जानवरों की, जैसे कि मंकी की या भेड़िए की या इस तरह के मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें जो बहुत करीब से आती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से आती हैं। अब ये सोल्जर था, जाहिर सी बात है जज्बा भी इसमें बेतहाशा था और इसके जहन में 10 चीज़ें थीं, तो ये डरता नहीं था। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी और चाँद की शायद 14वीं रात थी। तो चाँद की रोशनी की वजह से जो सराउंडेड एरिया था वो रोशन हुआ हुआ था। तो इसने बाहर की तरफ देखा तो उसने ये देखा कि वहाँ पे जो कुत्ते मौजूद हैं वो सारे के सारे बहुत बुरी तरह भौंक रहे हैं और मुसलसल भौंके चले आ रहे हैं। अब ये वहाँ पे क्योंकि अकेला मौजूद था, जाहिर सी बात है फिर इसको रिपोर्ट वगैरह करना होता था, जो भी मामला होता था या वाक़या होता था। तो पहला इंप्रेशन तो उसके जहन में यही आया कि शायद कोई शख्स है या कोई बंदा है जो दरख्त के ऊपर मौजूद है और उसकी वजह से ये जो कुत्ते हैं ये बहुत बुरी तरह भौंक रहे हैं या चीख रहे हैं। खैर बहरहाल ये पहले इग्नोर करता रहा और कोशिश करता रहा कि दरख्त की तरफ मैं देख सकूं। इसने लाइट भी मारी, वहाँ पे चेक किया तो कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन वो जो कुत्ते थे मुसलसल भौंके चले आ रहे थे। जैसे तैसे करके रात गुजर गई। उसके बाद अगले दिन ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ पैंथर्स से जो वहाँ पे मौजूद थे और वो भी रात में तकरीबन 1 या 1:30 बजे के करीब अजीब अजीब से आवाज़ें निकाल रहे थे और उसी सेम दरख्त के ऊपर देख रहे थे और चीख रहे थे। इसी तरह मुख्तलिफ़ रातें गुजरती चली गईं और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो वो ये नोट करता कि मुख्तलिफ़ जानवर हैं जो आते हैं, बदल बदल के आते हैं और ये जो ख़ास दरख्त है इस दरख्त की तरफ देखते हैं और अपनी अपनी आवाज़ें निकाल के चले आते हैं। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे बंदर मौजूद हैं जो अजीब सी आवाज़ में चीख रहे हैं और इसी दौरानिए में वो जो कुत्ते थे वो भी वहाँ पे आ गए। अब ये जो सोल्जर है बताता है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि जो कुत्ते हैं और बंदर हैं वो आपस में इस कदर बुरी तरह लड़ रहे हैं कि जैसे एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं। खैर उनके लड़ने से या उनके चीखने से बहुत बुरी आवाज़ें क्रिएट हो रही थी और बिलाखिर कुछ देर बाद इनकी जो लड़ाई थी वो ख़त्म हुई और दोनों यानी कि बंदर भी और कुत्ते भी फिर उसी दरख्त के करीब देख के ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे या रोने लगे या डरने लगे और कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। अब ये इतनी दफ़ा देख चुका था कि इसको इस सब देखने की या इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। खैर इसी दौरानिए में इसका इत्तफाक से किसी मीटिंग में या किसी कॉन्फ्रेंस में जाना हुआ और वहाँ पे बहुत सारे इसके जो सीनियर्स वगैरह थे वो मौजूद थे। सब अपने अपने वाक़यात और मामलात बता रहे थे कि भाई हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसको भी याद आया कि क्यों ना मैं ये जो मेरे साथ मामला पेश आ रहा है या मेरी चौकी के करीब ये जो दरख्त मौजूद है जहाँ पे मुख्तलिफ जानवर आके चीखते हैं
उसके बारे में बताऊं। खैर, इसने भी इस वाक़े का जिक्र किया तो इन सब के दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद था जो बताने लगा कि मैं आपसे पहले या कुछ अरसे पहले उसी चौकी पे ड्यूटी दिया करता था जहाँ पे आजकल आप दे रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है, एक सीनियर रैंक्ड ऑफिसर था तो ये ज़्यादा उससे सवालात नहीं पूछ सकता था। खैर, जो भी वो बता रहा था ये सुनता रहा। तो वो जो सीनियर ऑफिसर था या वहाँ पे जो दूसरा फ़ौजी मौजूद था, उसने बताया कि जब मैं यहाँ पे ड्यूटी दिया करता था तो उस वक्त एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत सारे बंदर थे ऐसे ही वहाँ पे आके जमा हो गए और बहुत सारे कुत्ते आ गए और आपस में लड़ने लगे। अच्छा, उस वक्त तो जो बंदर थे वो कुत्तों से डर के भाग गए, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कि जब वहाँ पे 4-5 कुत्ते मौजूद थे तो इस दौरानिए में तकरीबन 20 से 25 के करीब वो जो बंदर थे वो वहाँ पे आए और उन बंदरों ने इन सारे कुत्तों पे हमला कर दिया। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इन कुत्तों को छोड़ेंगे नहीं, चीर फाड़ कर देंगे या इनको जान से मार देंगे। पहले तो मैं देखता रहा, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये जो बंदर हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और सामने जो कुत्ते हैं वो 3-4 हैं, तो एक अंदर से मेरे अंदर हमदर्दी का जज्बा जागा। तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करता हूँ कि इन बंदरों को भगा सकूँ। तो वहाँ से मैंने मुख्तलिफ पत्थर वगैरह मारे तो उसका उन बंदरों पे कोई असर नहीं हुआ। अब मैंने सोचा कि ये हद से ज़्यादा बात हो गई है, एक कुत्ता इस दौरानिए में मर चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं अब इनको डायरेक्ट फायर मारता हूँ और फायर मार के ये जो बंदर हैं इनको यहाँ से भगाता हूँ। अब इनका जो सीनियर था या वो जो आदमी स्टोरी सुना रहा था वो बताता है कि मैंने पहले एक फ़ायर मारा और जब मैंने एक फ़ायर मारा तो वहाँ से कोई भी बंदर नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई डर ही नहीं है या वो डरना चाहते ही नहीं है। खैर, कुछ देर के बाद जब मैंने देखा कि वो बंदर बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और तकरीबन जो दूसरा कुत्ता है वो मरने वाला है, तो मैंने एकदम से उन बंदरों पे फायरिंग कर दी और वहाँ पे जो भी बंदर मौजूद थे तकरीबन ज़्यादातर वहीं पे मर गए। खैर, ये जानवर थे, मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैंने कुत्तों की मदद कर दी। इसी तरह 2-4 दिन गुजर गए और फिर वहाँ पे वो जो बंदर थे उन्होंने आना छोड़ दिया। अब इनका जो सीनियर ऑफिसर था वो बताता है कि कुछ अरसा गुजरा था कि एकदम से मुझे ख़बर मिली कि जो मेरा भाई है उस पर किसी ने बेतहाशा गोलियां मार के उसको मार दिया है या उसकी जान चली गई है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे, जब हमने देखा तो उसकी वही हालत थी कि ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर बेतहाशा गोलियां चलाई गई हैं, बहुत ज़्यादा ब्रस्ट मारे गए हैं, यानी उसका जो जिस्म था वो छलनी छलनी हो रहा था। अब हम सारे घर वाले परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। खैर, हमारे जो भी वहाँ पे पंडित वगैरह मौजूद थे उनको हमने बोला कि भाई आप थोड़ा सा अपना हिसाब लगाएं कि ऐसा क्यों हुआ है या किसने किया है। खैर, जब उन लोगों ने अपनी कैलकुलेशन की तो उन पंडितों के मुताबिक ये जो कुछ हुआ था ये बेसिकली एक बदला था, यानी कि आपने किसी न किसी के साथ, आपके फैमिली मेम्बर ने किसी न किसी के साथ कुछ गलत किया है और गलत करने की वजह से आपके साथ ऐसा किया गया है। अब जब हम लोगों ने गौर करना शुरू किया तो मेरे जहन में एक बात आई कि एक दफ़ा मैंने जो बंदर थे उनके ऊपर फायरिंग की थी। तो मैंने ये जो बातें थी वो जो पंडित मौजूद थे उनको बताई कि एक दफ़ा मैंने ऐसा किया था। तो उन्होंने फ़ौरन से इस चीज़ को कंफर्म किया या अफर्मेशन की कि हाँ ऐसा ही है कि आपने, क्योंकि उन बंदरों के साथ किया था, बेसिकली वो बंदर नहीं थे, वो दीगर मखलूक़ात थी और उन्होंने अब आपके साथ ऐसा किया है या आपकी फ़ैमिली में किसी शख्स के साथ ऐसा कर दिया है। लिहाजा कभी भी किसी स्ट्रेंज जगह पे या वीराने में आपको कोई जानवर वगैरह नज़र आते हैं तो आप यकीन ना करें कि ये जानवर हैं, हो सकता है ये दीगर मखलूक़ात हों। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी है, ये हमें आसिफ साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि 2007 में जो इनका जो कॉलेज था उसके पेपर हो रहे थे इंटरमीडिएट के और इनका जो सेंटर पड़ा था, तो आपने अगर देखा हो कि शाहरा फैसल पे एक बहुत मशहूर जगह है गोरा कब्रिस्तान, और गोरा कब्रिस्तान से आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था या कॉलेज था। वहाँ पे पहले पेपर वगैरह हुआ करते थे या बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे या सेंटर पड़ा करता था। खैर, ये बताते हैं कि इसी तरह हम लोगों का वहाँ पे सेंटर पड़ा था और हम सारे जो भी लड़के थे वहाँ जा रहे थे पेपर देने। तो मेरा एक दोस्त था जो बहुत करीबी दोस्त था और मेरी बहुत अच्छी उससे दोस्ती थी। तो मैं देख रहा था कि वो वैसे तो बहुत पढ़ने वाला है, लेकिन जब से पेपर शुरू हुए हैं उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। वो बड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। तो पहले तो मेरे जहन में आया कि हो सकता है कि ये स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रहा है और इस तरह की बातें करता है, मतलब एब नॉर्मल सी बातें करता था। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पेपर फ़र्ज़ करें केमिस्ट्री का है
तो उससे अगर हम पूछें कि भाई तुम्हारी केमिस्ट्री की तैयारी कैसी है, तो हमसे मैथ्स की बातें शुरू कर देता था। हम बड़ा परेशान होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है और इससे हमें उम्मीद थी कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाएगा या हो सकता है टॉप करेगा। खैर, इसी तरह पेपर गुजरते रहे। जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ते गए वैसे वैसे जो उसकी फ्रस्ट्रेशन थी या उसकी जो एंजाइटी थी वो बढ़ती चली गई। अब ये हम सब जो क्लास फेलोज थे, हम सब के लिए बड़ा मुश्किल था समझना कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, ये बताते हैं, इसी तरह सेकंड लास्ट पेपर था, तो वो जो लड़का था, इनका दोस्त था, उसका भाई यहाँ पे आया हुआ था। तो उससे हमारी बातचीत हुई तो वो कहने लगा कि ये जो मेरा भाई है ये आजकल बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, घर में भी अजीब अजीब हरकतें करता है, रात में एकदम से उठ जाता है, चीखने लगता है या अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देता है। और ये जब से होना शुरू हुआ है, जब से हमारे पेपर शुरू हुए हैं। खैर, बहरहाल हमने जब ये बात सुनी तो हमने भी उसको यही कहा कि हम भी यही नोट कर रहे हैं कि इसके साथ जो कुछ हो रहा है या जैसा ये बिहेव कर रहा है वो किसी भी तरह नॉर्मल नहीं है। अब ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता गया और लास्ट पेपर था। लास्ट पेपर दे के हम आए तो हम सारे के सारे लड़के खुश थे कि भाई शुक्र है हमारी जान छूटी, अब पेपर वगैरह की कोई टेंशन नहीं होगी, अब हम सिर्फ रिज़ल्ट का वेट करेंगे, क्योंकि हम सब के पेपर अच्छे हुए थे। लेकिन वो जो हमारा दोस्त था वो वैसे ही अजीब बिहेव कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि पेपर ख़त्म होने के बाद उसकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको बुखार हो चुका है। खैर, ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा तो सब अपने अपने घरों में चले गए। एक आध हफ़्ता गुजर गया। अब एक हफ़्ते के बाद जो उसका भाई था उसने इनसे रब्ता किया और कहा कि भाई जब से ये सेंटर दे के आया है या जब से इसने पेपर दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि इसका दिमाग उलट चुका है, ये बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है। अगर हो सके तो आप हमारे घर पे चक्कर लगाएं, हमारी जो अम्मी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये बताते हैं कि जब इनकी मदर की तरफ से रिक्वेस्ट आई तो जाहिर सी बात है ये लोग वहाँ पे पहुँचे और सब ने जाके उससे मुलाकात की। तो वाकई में उसको बुखार भी था, उसके जिस्म में दर्द भी था, उसके साथ साथ वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, जैसे कि आमतौर पे नॉर्मल लोग इस तरह की बातें नहीं करते। खैर, बहरहाल मैंने मौका पाके अकेले में उससे बातचीत शुरू की और उससे पूछा कि भाई तुम इस तरह क्यों कर रहे हो और ऐसा क्या मसला है, क्या पेपर्स की टेंशन है या रिज़ल्ट्स की टेंशन है। तो वो कहने लगा, भाई एक बात है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम किसी को बताना नहीं। अब जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से परेशान है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि बात यह है कि जब से मैं वहाँ पे सेंटर में जा रहा था पेपर देने, तब से मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे कमरे में कोई मौजूद है या कोई है जो मुझे तंग कर रहा है। और इसका ताल्लुक़ उसी रास्ते से था या उस गोरा कब्रिस्तान से था, क्योंकि जब से मैं उस रास्ते से गुज़रा हूँ उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। और अब बाकायदा ऐसा होता है कि जैसे ही रात होती है तो एक जिन है जो मेरे कमरे में आ जाता है और वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हें मैं मार दूंगा। अब मेरी समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। कभी मैं सोचता हूं कि अपने घर वालों को बताऊं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे या उनको नुकसान हो जाएगा। अब तुमने इतनी ज़िद की है तो मैंने तुम्हें बता दिया है और मुझे लग रहा है कि इसके बाद मुझे मार दिया जाएगा या मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो फ़ौरन से मैंने उसके पेरेंट्स से रब्ता किया और उसके पेरेंट्स को बताया कि बात ऐसी है और ये बड़ी सीवियर बात है। अगर आपको कोई जानने वाला आलिम दीन या आमिल मौजूद है तो आप उससे रब्ता करें, क्योंकि अल्लाह न करे इसकी जान को ख़तरा है। अब ये बताते हैं कि कहने के बाद जो उनके पेरेंट्स थे वो भी फ़िक्रमंद हो चुके थे और इत्तफाक से जो इनके मामू थे उनके जानने वाले एक साहब थे जो इस तरह का दम दरूद किया करते थे या इस तरह का उतार किया करते थे। खैर, उनसे रब्ता किया गया और जैसे ही उनसे रब्ता किया गया तो इस दौरानिए में जो उनके दोस्त थे उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे वो बिल्कुल अधमरा हो चुका है। वो जो साहब थे वो जल्दी से फिर इनके घर में आए और आके उन्होंने उसको पूरा चेक किया। तो वो बड़े ताकतवर मौक्किल लगते थे अपने साथ। तो उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर जो जिन हावी हो रहा था या जो उसको तंग कर रहा था उसको बाकायदा अपने इल्म के ज़रिए उन्होंने अपने काबू में किया और उसको तावीज़ दिया कि ये तावीज़ तुम्हें पहन के रखना है और कुछ वज़ाइफ वगैरह बताए कि ये तुम्हें पढ़ने हैं। तो बताते हैं कि तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर जो इनका दोस्त था वो नॉर्मल हो गया, उसकी तबीयत बेहतर हो गई। और वो जो साहब आए थे इनका इलाज करने के लिए, उनके मुताबिक इस पे जो जिन था वो बड़ा ताकतवर जिन था, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है कि उस पर काबू पा लिया है और वो अब मेरे काबू में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप इस तरह के रास्ते से गुजरें, कब्रिस्तान से गुजरें या किसी वीराने से गुजरें, तो पहले तो आप पाक साफ़ हों, दूसरा है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ के गुजरें,
सलाम करते हुए गुजरे ताकि आपको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो या इस तरह के वाक़यात और मामलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इसी तरह की एक तीसरी स्टोरी है और ये हमें भेजी है मिस्टर अहमद ख़ान साहब ने। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है बेसिकली वो मर्दान से है, लेकिन ये पिछले कोई समझ लें कि इनकी फ़ैमिली 25 या 30 साल से कराची में ही रहा करती है। इनकी जो रिहाइश है वो यहाँ पे जो कटी पहाड़ी का जो एरिया है तो उस तरफ वहाँ पे इनकी कम्युनिटी भी रहती है और ये वहीं रहा करते हैं। अब ये बताते हैं कि जब हम शुरू में यहाँ पे सेटल हुए थे या यहाँ पे आए थे तो जाहिर सी बात है जो एरिया है वो बड़ा सा हिल्स वाला एरिया है और वहाँ पे पहाड़ी वगैरह भी बनी हुई है और थोड़ा कच्चा सा इलाका है वहाँ पे। तो हम लोग जब वहाँ पे आए थे तो शुरू से ही जो मेरी बहन थी उसने ख़ास तौर पे स्ट्रेंज बातें नोट करना महसूस की थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि हम कोई भी चीज़ रखते या कोई भी कीमती चीज़ रखते या पैसे रखते तो हम दोबारा वहाँ पे देखते जहाँ रखी होती तो वहाँ से नहीं मिलती। अच्छा, उसको तलाश करने के लिए जब हम कोशिश करते, बारी बारी सब जगह चेक करते, पूरा घर देख लेते तो कहीं पे भी नज़र नहीं आती। जब हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते और उस बात को भी एक आध हफ़्ता गुजर जाता तो एक हफ़्ते के बाद वो वहीं से मिलती जहाँ रखी थी। अच्छा, इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और जो इनकी बहन है वो सो रही थी तो एकदम से इनको महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद है, किसी भी किस्म की मूवमेंट हो रही है। खैर, जब इनकी आँख खुली तो ये गुनूदगी में थी, अंधेरा भी हो रहा था तो इनको कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह हो, इग्नोर किया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अब ये बताते हैं कि जब वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी तो उनको दोबारा से महसूस हुआ जैसे कोई बाकायदा मौजूद है और इनके पाँव के करीब बैठा हुआ है। बहरहाल जब इन्होंने गौर किया तो इनको महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा है जो छोटा सा है, मतलब 3 से 3.5 फीट का बच्चा है, उनके करीब खड़ा हुआ है और उनके पाँव पे हाथ मार रहा है। अच्छा, ये देख के बड़ा हैरान हुई और शशोपंज में मुब्तला हो गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके घर में तो कोई बच्चा ही मौजूद नहीं था। बहरहाल इन्होंने उठ के जल्दी से लाइट खोली। जब इन्होंने लाइट खोली तो वहाँ पे जो बच्चा था वो स्टिल वहीं पे खड़ा हुआ था, उनको देख रहा था। अब जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उस बच्चे ने इनके सवाल का या इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनको देख के हंसने लगा, जैसे कि तंजिया हंसी होती है चेहरे पे या शरारती हंसी होती है, इस तरह से वो हंसने या मुस्कुराने लगा। इनको फिर अंदाज़ा हुआ कि यकीनन ये कोई और मखलूक है जो मौजूद है। इन्होंने बहरहाल आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की और जैसे जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी वैसे वैसे वो जो बच्चा था वो एकदम से गायब हो गया। अब ये बताती हैं कि इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरता रहा। ये जो वाक़यात थे इन्होंने अपने घर वालों को तो बता दिए थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था कि घर में कोई मौजूद नहीं था और ये जिन साहब ने स्टोरी भेजी है वही अकेले मौजूद थे। अब ये बताते हैं कि मुझे एकदम से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई तो मैंने जाके देखा, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं दोबारा अंदर आ गया और अपना काम करने लगा तो दोबारा से ऐसा लगा कि किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया है। अब ये बताते हैं कि जब दोबारा मुझे आवाज़ आई तो दोबारा मैं गया, जाके मैंने चेक किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। ये दोबारा आ गए और फिर दोबारा से फिर अपना काम करने लगे और फिर तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। अब इन्होंने सोचा कि अब मुझे खोलना नहीं चाहिए, यकीनन यहाँ पे कोई बच्चा वगैरह है जो शरारत कर रहा है। तो लिहाजा ये बताते हैं कि मैं चुपचाप छत पे चला गया। मैंने सोचा कि मैं छत पे आके देखूँगा, छत पे से पता चल जाएगा कोई है या नहीं है। तो ये बताते हैं कि जब ये छत पे गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे गेट के बाहर एक छोटा सा बच्चा है जो मौजूद है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं और उसके सर पे एक भी बाल मौजूद नहीं है। कुछ अजीब तरह का छोटे से कद का बच्चा था जो वहाँ पे खड़ा हुआ था। अब जैसे ही इन्होंने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे ने भी इनकी तरफ देखा और जब उस बच्चे ने इनकी तरफ देखा तो एक अजीब से खौफ का शिकार हो गए, जैसे कि बहुत बुरी तरह से डर चुके हों। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा और उसने मुझे देखा तो मैं नीचे की तरफ आने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ आया तो मैंने देखा कि सीढ़ियों से नीचे की तरफ वही बच्चा जो अभी बाहर खड़ा हुआ था यहाँ पे खड़ा हुआ है और मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ये मंज़र देखा तो ऐसा लगा मेरा दम निकल जाएगा, मेरे औसान ख़ता हो चुके थे, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब ये बताते हैं कि मैं वापस छत की तरफ मुड़ा और ज़ोर ज़ोर से मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं बहुत बुरी तरह डरा हुआ था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। खैर,
10-15 मिनट ही गुजरे थे कि जो मेरे घर वाले थे वो वापस आ गए। अब ये बताते हैं कि जो वाक़या था ये सारा का सारा मैंने अपने घर वालों को बताया। अगले ही दिन जो मेरे वालिद साहब थे उन्होंने जो हमारे इमाम साहब थे करीबी उनसे रब्ता किया, उनको बताया, तो उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे बाकायदा एक कबीला या फैमिली मौजूद है जो आपके आने से पहले से यहाँ पे मौजूद है। लिहाजा आप यहाँ पे पाक साफ़ रहें, नमाज़ें कायम करें और आयतुल कुर्सी की कसरत से जो है वो ज़िक्र करते रहें, तो इंशाअल्लाह आपको ये परेशान नहीं करेंगे। ये बताते हैं कि हमने वैसे ही किया और अपने घर को पाक साफ़ रखना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से हमें इस तरह के वाक़यात और मामलात का सामना नहीं करना पड़ा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ में याद रखें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।